उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सर इसका अर्थ है कि व्यक्ति को उसके मेहनत से ही उसका काम पूरा होता है। जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आता, वैसे ही उसको मेहनत करनी पड़ती है। बराबर है, उसके लिए उसको शिकार करना पड़ता है। बढ़िया है, बढ़िया है। जो वेबसाइट से प्रद्युमन श्लोक पढ़ रहे हैं वही वेबसाइट से आप भी पढ़ रहे हैं। मैंने वही श्लोक प्रिपेयर किया था, किया है। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो 7 अक्टूबर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दोनों के ही हम जो एडिटोरियल्स है वो आज कवर करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में हमको यहाँ पर ये वाला जो है, ये अगेन मैंने जो आपको बोला है कंटिन्यूअसली हमको अभी हफ्ते भर तक जो नोबेल प्राइज है उसके बारे में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पहले ये बनाने वाला था इस पर, फिर मैंने सोचा कि पूरे हफ्ते भर के अगर हम एक साथ ही जितने भी नोबेल प्राइज एक बार हो जाते हैं उसके बाद अगर हम एक साथ सभी नोबेल प्राइज वालों को देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, rather than कि वही रिपीट हम रोज के रोज कर रहे हैं। तो इसलिए जब सब नोबेल प्राइज खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा एक चार्ट जो है अच्छे तरीके से बना के दे दूंगा। यहाँ पर जिम कॉर्बेट जो है वो यहाँ पर आ रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट हमें नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका नामांकन करने की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पर ये इसलिए न्यूज में आ गया, इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे। देन यहाँ पर WHO जो है उसका एयर क्वालिटी से रिलेटेड जो मैसेज है। अब आप सभी को पता है कि WHO के द्वारा जो नए रेगुलेशंस है वो लाए गए हैं। नए रेगुलेशंस बोलने के बजाय नए नॉर्म्स लाए गए हैं कि हम एयर क्वालिटी के लिए अब क्या जज कर रहे हैं, कितनी एयर क्वालिटी रहनी चाहिए, पार्टिकुलेट मैटर कितना रहना चाहिए। तो उस संदर्भ में यहाँ पर आर्टिकल बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, हम अच्छी तरीके से देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आइडियाज पेज आ रहा है। आइडियाज पेज में अगर आप देखोगे ये वाला जो एडिटोरियल है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है। देन उसके बाद ये वाला अगर हम देखते हैं पोस्ट कोविड सिटी, यहाँ पर बेसिकली अर्बन सिटीज जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, याद कीजिए 20 सितंबर को ही हमने अर्बनाइजेशन के बारे में एक आर्टिकल देखा था। एग्जैक्टली याद नहीं है 20 था या 21 था, लेकिन 20 या 21 को हमने अर्बनाइजेशन के बारे में एक आर्टिकल देखा था। ये उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, अर्बनाइजेशन वो हमने अलग देखा था, 20 को ही था वो, 20 को। तो अर्बनाइजेशन वहां पर अलग दिया हुआ था। यहाँ पर अर्बनाइजेशन किस तरीके से हम कर रहे हैं, किस तरीके से अर्बनाइजेशन के लिए हमें जाना चाहिए, उसके बारे में आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है, इसको भी हम देखेंगे। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एनडीएज इंक्लूसिव टेस्ट, तो ये जो है ये ऐसे देखा जाए तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है। जब हम हमारा 9 बजे का सेशन रखेंगे, 9 बजे का लेक्चर देखेंगे, उसमें आपको इसको रीड करके आपको एक्सप्लेन करके देना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको रीड कर लेना, रात के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एडिटोरियल हमको हमारे इंडियन एक्सप्रेस के देखने को मिल रहे हैं। और फिर द हिंदू में भी एक न्यूज आर्टिकल इंपॉर्टेंट आया है, मतलब रोड एक्सीडेंट्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उस एडिटोरियल को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बाकी एडिटोरियल पेज देखते हैं तो इसमें एक भी एडिटोरियल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है। यहाँ पर फेमिनिज्म की बात की जा रही है। तो यहाँ पर प्रीति बीइंग अ फीमेल, आप मुझे बताइए कि आपका फेमिनिज्म को लेकर क्या स्टांस है, आपको क्या लगता है, व्हाट इज फेमिनिज्म और फेमिनिज्म क्या होना चाहिए? सर मुझे फेमिनिज्म क्या है ये नहीं पता है। सर फेमिनिज्म होना चाहिए लेकिन सूडो फेमिनिज्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि वो वुमेन एम्पावरमेंट अभी बहुत प्रचलित है, अभी बहुत ठीक है, लेकिन ग्रास रूट तक उसकी वो पकड़ नहीं है, ग्रास रूट तक नहीं जा पाता है। सिटी में तो अगर हम देखें तो क्राइम थोड़े ऐसे मतलब ज्यादा है, लेकिन उस लेवल जो महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो एक विलेज ग्रास रूट उधर होता है, सिटीज में भी होता है, लेकिन वो जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो सिटी तक पहुंच जाती है लेकिन ग्रास रूट तक नहीं पहुंचती है। अगर हम देखें कि परमिशन, अगर वुमेन को अगर परमिशन नहीं है बाहर मतलब वर्क करने के लिए, अगर हम कहीं देखें कि उनको पढ़ाई करने के लिए भी अभी कुछ ऐसे विलेज में वो पढ़ाई भी नहीं करवाते हैं। तो जो वुमेन का जो क्या बोलते हैं सशक्तिकरण है, जो एम्पावरमेंट है, वो ग्रास रूट तक जाना चाहिए। और इक्वालिटी अगर बात हुई तो इक्वल से स्टेटस सर हमारे यहाँ आर्टिकल सब में दिया है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड रहती है, इसके कारण जो फीमेल्स है वो नहीं जाती है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कुछ प्राइवेट सेक्टर 15 सब क्लॉज 1 में कि जो जैसे माइनिंग हुआ उसमें से मैन ही ले सकते हैं प्राइवेट में, और एयर होस्टेस के लिए वो लड़कियां जा सकती हैं।
तो इस कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप उस पे बैन लगा रहे हैं कि आप फिर उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेट, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन फेमिनिज्म जो है एक अच्छा है। लेकिन आजकल जो है सूडो फेमिनिज्म ज्यादा चल रहा है, क्योंकि किसी की लड़की के आगे रख के लड़का छुप जाता है, जिसको सूडो फेमिनिज्म बोलते हैं। अपनी एक खुद की डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए किसी लड़की का सहारा लिया जाता है, तो वो एक तरीके से एक सूडो फेमिनिज्म हो गया। जी बोल। बराबर है, मुझे आपके पॉइंट्स काफी अच्छे लगे। मतलब बेसिकली क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो फेमिनिज्म जो है वो कहीं कहीं पर बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कुछ रूरल एरियाज अगर हम देखें तो वहां पर पता ही नहीं है फेमिनिज्म क्या है, वहां पर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा चल रही है। और कहीं कहीं पर अगर कोई अर्बन सिटीज देखा जाए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखा जाए, वहां पर इक्वालिटी के नाम पर, फेमिनिज्म के नाम पर बहुत ज्यादा ही अलग चीजें चल रही है, जो कि काफी अलग हो जाती है। अभी जैसे फेमिनिज्म, अगर एक्चुअल में फेमिनिज्म, एक्चुअल में इक्वालिटी अगर देखा जाए तो जैसे झांसी की रानी थी, जब वो निकली तलवार लेके तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं महिला हूं, मेरे ऊपर वार नहीं कर सकते हो, तुम मेरे ऊपर मत करो। उन्होंने बोला तुम भी करो, मैं भी पलटकर जवाब दूंगी। तो एक्चुअल में वो इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, वो फेमिनिज्म देखने को मिलता है, जो कहीं कहीं पर आज के टाइम पर अगर देखा जाए कुछ कुछ एरियाज में वो अलग तरीके का कुछ हो रहा है, जहां पर विमेन को रिस्पेक्ट देने के लिए जो मेन है उनकी पूरी रिस्पेक्ट निकाली जा रही है, या फिर उनको बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। और कहीं कहीं पर रूरल एरिया में अगर देखा जाए वहां पर ना ही महिलाओं को कोई आजादी मिल रही है, ना ही उनको कोई इक्वालिटी मिल रही है, ना ही उनको कोई राइट्स मिल रहे हैं। पूरी तरीके से उनको डिप्रेस जो है वो किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर हमको आगे बढ़ना है, जैसे प्रद्युमन ने कहा कि ग्रास रूट लेवल पर हमको काम करना पड़ेगा। एक्चुअल में जो इक्वालिटी है, देखिए इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मेल और फीमेल जो है वो इक्वल हो गए, जो चीज मेल कर पा रहा है वो चीज फीमेल कर पाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत अलग अलग चीजें होती है। अभी जैसे फीमेल अगर कोई बच्चे को जन्म दे पा रही है तो मेल का बस की बात ही नहीं है कि वो दे पाए, क्योंकि इतना इतना जो पेन होता है, इतना सब कुछ जो चीज सहनी पड़ती है, वो मेल के बस की बात ही नहीं है। उसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेल कर पाते हैं, और जो फीमेल है वो बायोलॉजिकली उनके रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, बायोलॉजिकली वहां रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो वो दोनों ही चीजें हमको यहाँ पर वो एक्सेप्ट करके, यहाँ पर जब हम अपोजिट समझना शुरू कर देंगे, मेल का अपोजिट फीमेल या फीमेल का अपोजिट मेल, तब तक हम सुधार नहीं ला सकते। जब तक हम बोलेंगे मेल का कॉम्प्लीमेंट फीमेल है, फीमेल का कॉम्प्लीमेंट मेल है, तब हम सुधार ला सकते हैं, क्योंकि अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है हम वहां पर सेट कर रहे हैं, है ना। तो क्या है, कभी कभार क्या होता है कि आपको इंटरव्यू में ये चीज जो है अक्सर पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है WHO स्टार्क मैसेज, जो एयर क्वालिटी पर हमें देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है एयर क्वालिटी पर जो है कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया के 37 ऑफ द वर्ल्ड्स 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है उसमें देखने को मिलता है। दुनिया की जो 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है उसमें से 37 सिटीज जो है वो इंडिया की हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं ये एडिटोरियल का, तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट क्वालिटी गाइडलाइंस, ठीक है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर WHO के द्वारा लाई गई है। तो नए नॉर्म्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर चेंज किए गए। जितना यहाँ पर थ्रेशोल्ड होना चाहिए, जितना भी थ्रेशोल्ड होना चाहिए उससे ज्यादा यहाँ पर रखा गया। मतलब क्या किया गया, कम किया गया उसको, थ्रेशोल्ड जो है उसको, कि भाई इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। इंडिया का अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर WHO के नए स्टैंडर्ड देखें तो 24 आवर्स के लिए PM 2.5 15 एंड PM 10 जो है 45 रहना चाहिए ओवर 24 आवर्स। इंडिया का अगर हम देखते हैं तो PM 2.5 60 है एज कम्पेयर टू 15, एंड 45 की जगह हमारा 100 जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मतलब बहुत ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पर बहुत भयानक पोल्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा है। WHO का लास्ट मंथ जो है उसने यहाँ पर एक मैसेज भेजा कि पुअर एयर क्वालिटी जो है पब्लिक हेल्थ पर बहुत बुरा इंपैक्ट डाल रही है। मतलब अगर हम देखते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल डबल यहाँ पर इंपैक्ट जो है, बहुत बुरा इंपैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया का एयर पोल्यूशन, यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत बुरी तरीके का लेके जा रहा है। मतलब सीधी मौत हो रही है, डेथ हमें देखने को मिल रही है। मतलब समझ लीजिए कोविड आया, कोविड की वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लेकर आए, लेकिन कोविड से जितनी डेथ हो रही है पोल्यूशन के मुकाबले, अगर पोल्यूशन जो है बहुत भयानक डेथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखते हैं दिल्ली में 6.4 ईयर्स लोअर हो गई है देन नेशनल एवरेज। जितनी भी नेशनल एवरेज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि भाई इतना ये जिएगा, उससे 6.5 साल कम हो गई है दिल्ली में रहने वाले की। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो भाई जितना मैं जीऊंगा उससे 6.5 साल जो है वो तुम कम जियोगे, ऐसा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ग्लोबली यहाँ पर एस्टिमेट किया जा रहा है एक्सपोजर टू PM 2.5 3.3 मिलियन लोगों को हर साल मार रहा है। 3.3 मिलियन लोगों की मौत हो रही है। आप सोचिए कितना भयानक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है PM 2.5 की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इंडिया में जो कठिन चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसमें हम देखें प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ,
ये हमारा फॉसिल फ्यूल पर बेस्ड है। मतलब क्या है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हम जो पैसे के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारा फॉसिल फ्यूल पर बिल्ड किया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल मतलब जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, है ना, ये सबसे हम क्या कर रहे हैं, हमारी एनर्जी डेवलप कर रहे हैं। अब एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट में अगर देखा जाए मोर देन 97% रोड ट्रांसपोर्ट हमारा इस पे डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल पे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इमिशन हमें देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से हमें CO, SO2, NO2, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर ये देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूज पोल्यूशन जो है वो हो रहा है। मतलब ज्यादातर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसके बलबूते पर है, पोल्यूशन के बलबूते पर, कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन साथ ही साथ हम पोल्यूशन जो है उसको भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, है ना। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर एवर ग्रोइंग नीड जो है हमारी एनर्जी के लिए, पर्सनल व्हीकल, ये यहाँ पर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को वर्स कर रही है। कि आज अगर किसी ने एक गाड़ी ले ली, मतलब वो 10 लोगों की जो हेल्थ है उस पर खराबी लाने वाला है। अगर किसी ने कोई 2 व्हीलर ले ली, कम से कम 2 लोगों के लाइफ पर, हेल्थ पर वो खराबी जो है वो लाने वाला है। अब यहाँ पर जब किलर थ्रेट हम देखते हैं, तो किलर थ्रेट क्या है, यहाँ पर PM 2.5, इसमें हमें लंग कैंसर, इसकी वजह से लंग कैंसर देखने को मिलता है। जो यहाँ पर वस्कुलर डिसीज है वो देखने को मिलता है, हार्ट डिसीज देखने को मिलता है, लोअर रेस्पिरेटरी इलनेस जो है वो देखने को मिलता है। तो PM 2.5 की वजह से बहुत बुरा इंपैक्ट जो है वो हमें हमारे पूरे सोसाइटी पर, हेल्थ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो ओजोन है, ओजोन की वजह से भी यहाँ पर क्रॉनिक पुल्मोनरी डिसीज जो है वो देखने को मिलता है। देन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अगर हम एयर पोल्यूटेंट्स का देखते हैं, तो न्यू बॉर्न जो बेबीज है, जो नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, या जो वूम में है, जो पेट में है, उन पर भी बहुत बुरा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब अगर इन शॉर्ट हम बोले तो हमें ये देखने को मिलता है, एयर पोल्यूशन जो है वो नई जनरेशन को थ्रेट पहुंचा रहे हैं, नई जनरेशन को हानि पहुंचा रहे हैं, वो पैदा होने से पहले ही। ये एक चीज जो है हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमी अगर हम देखते हैं, ठीक है, हेल्थ में तो प्रॉब्लम हो रहा है, नई जनरेशन जो ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम हो रहा है। कैसे, यहाँ पर इंडिया का एयर क्वालिटी जो है 3% GDP हर साल यहाँ पर फिसला रहा है। कैसे, यहाँ पर नियरली 7 लाख करोड़ जो है वो लॉस हमें देखने को मिल रहा है। क्या होता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर जैसे अभी प्रीति है, प्रीति खैर अभी पढ़ाई कर रही है, लेकिन समझ लो अगर वो IAS बन गई, उसके बाद उनकी यहाँ पर तबियत खराब हुई, ठीक है, और तबियत खराब होने के बाद वो वहां पर इफिशिएंटली काम कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस है, इसकी वजह से इफिशिएंसी कम हो जाएगी। मतलब क्या है कि लॉस जो है वो हमारे कंट्री को हो रहा है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोल्यूशन की वजह से तबियत खराब होती है, काम पर नहीं आ पाते हैं, या फिर काम पर आते भी है तो 100% अपनी इफिशिएंसी नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लॉस जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। बहुत सारे लोग जो है वो कम लोग बाहर निकलते हैं गुड्स लेने के लिए, गुड्स परचेस करने के लिए। अभी जैसे नितिन गडकरी जो है, उन्होंने एक भाषण दे रहे थे वो इस पर, जो दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं लंदन में था, वहां पर मैं इंडियन फैमिली को मिला, उन्होंने अपनी टिकट जो है वो कैंसिल कर दी थी। विंटर में वो आने वाले थे दिल्ली, लेकिन उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। उन्होंने बोला कि नहीं, वहां पर बहुत पोल्यूशन है, हम नहीं आ रहे। अब इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा इकोनॉमिक लॉस जो है वो हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो तो इंडियन फैमिली थी, अगर कोई बाहर के जो देश वाले हैं, उन्होंने अगर उनको घूमने के लिए आना है तो कभी आएंगे नहीं, क्योंकि इतना पोल्यूशन है। तो हमें टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी लॉस होता है। तो मतलब सभी पर्सपेक्टिव से एक इकोनॉमिक लॉस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या हमने करना चाहिए। तो ये जो है, ये क्राइसिस सभी को अफेक्ट कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सभी को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो, उस पर रिविजिट करना चाहिए। जो WHO नॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं, WHO का जो लेवल है, वहां तक हमें इसको लेकर आना है। नए WHO गाइडलाइन जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो क्या है कि क्या हम उसको एक्सेप्ट ना करें? अगर लीगली बाइंडिंग होते तो एक्सेप्ट करना पड़ता था, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इंडियंस है वो एयर पोल्यूशन की वजह से उनकी इतनी मौत हो रही है, इसकी वजह से क्या करना चाहिए, हमने जो अथॉरिटीज है उन्होंने इसके बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। क्लीन एनर्जी की तरफ, ई मोबिलिटी की तरफ हमने जाना चाहिए। और अभी भी अगर हम देखते हैं तो क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम पूरी तरीके से गए नहीं है। अभी भी हम बहुत ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल है उस पर डिपेंडेंट है, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन रिलीज करता है। तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो जाना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर अगर हम देखते हैं तो काफी बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टिल इसको और ज्यादा यहाँ पर ऊपर लेकर जाने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज जो है वो देखनी है। तो किसी को डाउट है ये वाले हमारे एडिटोरियल में, जो हमने अभी एडिटोरियल देखा है, किसी को भी कोई शंका, कोई दोहराए, कोई डर, कोई शक? सर मतलब जो ये PM 2.5 और PM 10 है, ये सर मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये किससे मतलब निकलते हैं? कि 2.5 डायमीटर से कम है।
ये छोटा डायमीटर का पोल्यूटेंट, मतलब पोल्यूटेंट मतलब क्या, कोई भी ऐसे हार्मफुल चीजें जो हमारे नाक में जा सकती है। अभी जैसे समझ लो, जैसे 3 इडियट्स मूवी अगर आपने देखी है, उसमें बोलता है कि हम पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते स्पेस में, है ना, वो क्वेश्चन पूछता है आमिर खान। तो फाइनल उसको जवाब क्या देता है वो, वायरस, कि किसी के नाक में जा सकती है, किसी के लंग्स में जा सकती है, किसी के मुंह में जा सकती है। तो बेसिकली अगर स्पेस में देखा जाए तो वो एक पोल्यूटेंट बन गया कि भाई तुम्हारे अंदर जाकर वो हानि पहुंचा रहा है। उसी तरीके से जो पोल्यूटेंट है वो सस्पेंडेड होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि सीधे नाक में से वो लंग्स में घुस सकते हैं, और लंग्स में अगर बहुत ज्यादा घुस गए तो जहां से हमारा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को मिल रहा है वो चोकअप कर लेंगे, है ना, जिसकी वजह से क्या है, हम सांस नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो खराब हो जाएगा। मतलब जो अभी इन शॉर्ट अगर देखा जाए जिस तरीके से कोरोना एक्ट कर रहा है उसी तरीके से ये लोग एक्ट करेंगे, पोल्यूटेंट जो होते हैं हमारे। PM10 मतलब जिसका डायमीटर 10 से कम है वो हो गया PM10, पार्टिकुलेट मैटर, जिसका डायमीटर 10 से कम है वो 10 हो गया, और 2.5 से कम है वो 2.5 हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो यहाँ पर बात आ रही है कॉर्बेट नेशनल पार्क की। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, मुझे प्रद्युमन आप बताओ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो हमें किस स्टेट में देखने को मिलता है, किस राज्य में देखने को मिलता है? सर नहीं मालूम सर। ओके, पंकज आप बताओ। सर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। किसी को अगर दूसरा कोई जवाब है तो हाथ ऊपर करो। ओके ठीक है, चलो तो स्टोरी ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क हम देखते हैं। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, फालतूपना है कि हमारा, कि हम नहीं यार मन कर रहा है कोई ना कोई नेशनल पार्क पढ़ने का तो पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने बोला है कि इसका नाम जो है हम चेंज करेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क का। क्या रखेंगे? रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब ये क्यों रखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, भाई साहब इतना क्यों नाम चेंज कर रहे हैं? तो नाम की अगर हम बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। हाल ही में और ज्यादा न्यूज में था, है ना, मोदी जी की वजह से भी। पार्क जो है वाज नॉट ऑलवेज कॉल्ड कॉर्बेट, इसको पहले से कॉर्बेट नहीं कहा जाता था। ये 1936 में सेटअप किया गया था, इंडिया का, एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसको हेले नेशनल पार्क कहा जाता था। ये जो है सर मकबूल हेले, ये गवर्नर था यूनाइटेड प्रोविंस का, तो उसके नाम पर इसको नाम जो है वो दिया गया था। देन उसके बाद इसको रीनेम किया गया था रामगंगा नेशनल पार्क, जो अभी फिर से नाम रखने को कहा जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर रिवर जो है फ्लो होती है, इसके वजह से उसको रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो कहा जाता है। शॉर्टली इंडिपेंडेंस के बाद इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहा गया 1956 में। ठीक है, तो अब पता चल गया नाम कैसे पड़ा इसका। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद हमको पता चलता है पार्क के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। पार्क क्या है? लोकेटेड है हिमालयन फुटहिल्स नियर टूरिस्ट हिल स्टेशन नैनीताल में। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है स्प्रेड है 520 स्क्वायर किलोमीटर में। ये पार्ट है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। देन उसके बाद यहाँ पर ग्रासलैंड, स्ट्रीम, आइडल टाइगर टेरिटरी जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। ये प्लेस है जहां से प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था 1973 में। टाइगर की पॉपुलेशन जो 163 हमें देखने को मिलती है। नंबर ऑफ स्पीशीज जिसमें 600 एलिफेंट, 600 स्पीशीज ऑफ बर्ड, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जिम कॉर्बेट क्यों रखा गया? तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट अगर आप देखोगे तो हंटर था, नेचुरलिस्ट था, जो बॉर्न हुआ नैनीताल में 1875 में। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट ये इंडिया में रहा है इंडिपेंडेंस तक। उसके बाद वो केनिया चला गया और फिर उसकी मौत हो गई 1955 में। इंडिया का बेस्ट नोन हंटर जो है इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें, इसके वजह से जिम कॉर्बेट यहाँ पर नाम पड़ा। तो थोड़ा आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पता होना, प्रीलिम्स में आपको इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं अभी डिजाइनिंग द पोस्ट कोविड सिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है भाई साहब कि अर्बनाइजेशन यहाँ पर कैसा होना चाहिए, या फिर अब जो चेंजेस है पोस्ट कोविड हमने सिटीज में क्या करने चाहिए, तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे पॉलिसी जो उसकी जरूरत है जिससे कि हम प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है सिटीज का वो यहाँ पर कर सके, जहां पर इंडिया की ग्रोथ जो है वो सही तरीके से हो पाए। जो हम एम्बिशन कर रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, वो यहाँ पर हो पाए। यहाँ पर रेसिडेंट जो है, जो वहां पर रह रहे हैं, उनको गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जानी चाहिए सस्टेनेबल मैनर में, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक अच्छे तरीके से रह सके। अर्बनाइजेशन क्या है? तो सिटीज जो है वो यहाँ पर ड्राइवर से इकोनॉमिक ग्रोथ की जो सिटीज है, क्योंकि सिटीज में अगर आप देखो कितनी इंडस्ट्रीज होती है ना, लोग जो है वहां पर जाकर काम करते हैं, ज्यादातर वहां पर जाकर लोग जो है वो बसना पसंद करते हैं, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर अच्छी खासी होती है। इंडिया अर्बनाइज जैसे जैसे हो रहा है तो यहाँ पर डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीज में इंश्योर कराना ये भी हमारे इसका काम है, हमारे गवर्नमेंट का काम है। जो जॉब क्रिएशन है वो होना चाहिए, वो भी हमारे गवर्नमेंट का काम है। अभी पंकज सिटी में जाकर, कहाँ आप पुणे में रहते हो, है ना, पुणे में रहते हो, तो आप बेसिकली पुणे से ही हो गया? नहीं सर,
है ना। तो मतलब आप पुणे में जाकर वहां पर रह रहे हो अभी कोई ना कोई एम्बिशन के साथ, या तो जॉब के लिए हो सकता है, या पढ़ने के लिए हो सकता है, या कोई बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसी तरीके से आते हैं, इंक्लूडिंग मैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है, हमें जॉब क्रिएशन बोलिए, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलिए, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है ताकि इंश्योर हो जाए। अब ये जो है इंडिया का एम्बिशन जो है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनना है 2025 तक, उसके लिए हमें सिटीज को और ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन उसमें कई सारे चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या क्या है, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वहां पर हमें नहीं मिल पाती। जैसे अगर आप मुंबई में देखो, मुंबई में अगर आपको 1 BHK चाहिए कोई डिसेंट लोकेलिटी में, तो आपको कम से कम 25-30 हजार रुपए जो है वो खर्चा आएगा, कम से कम 25-30 हजार, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन जो है वो स्लम में रह रही है, कि भाई झोपड़पट्टी जो है वहां पर हम रहते हैं, स्लम में जो है वो हम रहते हैं, क्योंकि सही तरीके से अफोर्डेबल हाउसेस नहीं मिल पा रहे हैं। वाटर सप्लाई जो है वो अनरिलायबल है, बहुत सारी जगह पर वाटर सप्लाई नहीं। अगर आप विरार में जाओगे, मुंबई में विरार जो इलाका है वहां पर जाओगे, सोचिए मुंबई, वहां पर विरार इलाका, वहां पर पानी ही नहीं आता है, गवर्नमेंट की तरफ से पानी नहीं आता है, वहां पर लोगों को टैंकर मंगाने पड़ते हैं पीने के पानी के लिए, है ना। अब उसके अलग रीजन है कि पॉलिटिशियन जो है वहां का, उसका टैंकर का बिजनेस है तो पानी आने नहीं देता है गवर्नमेंट का। तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन खैर इस तरीके वाटर सप्लाई जो है वो नहीं आता है। जो सॉलिड वेस्ट है वो सही तरीके से सिटीज में उसका ड्रेनेज पैटर्न सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है। मतलब बाकी चैलेंजेस देखें तो पुअर ड्रेनेज है, जैसे मुंबई भर जाता है, दिल्ली में थोड़ा पानी आया भर जाता है ना। देन उसके बाद यहाँ पर कंजेस्टेड रोड जो हमें देखने को मिलते हैं। दिल्ली का तो आपको पता ही होगा, अगर दिल्ली नहीं भी रहते हो फिर भी हम सुनते हैं। मुंबई का आपको पता होगा, नहीं रहते हो फिर भी सुनते हैं। बैंगलोर का आपको पता होगा कि भाई कंजेशन ही कंजेशन है, रास्ता कुछ पता नहीं, रास्ता जो मिला तो साला टाइम हो गया पता नहीं। फिर उसके बाद डिटोरिएटिंग एयर क्वालिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है, बहुत सारा पोल्यूशन है। तो ये सारे चैलेंजेस जो है हमें अर्बन सिटीज में देखने को मिलते हैं। अब अर्बनाइजेशन पॉलिसी जो है वो किस तरीके की रहनी चाहिए, तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स दिए हैं। पहला तो यह है कि कितना बड़ा और डेंस जो है सिटी रहनी चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि कितनी बड़ी हम सिटी को रखें, कितना उसमें डेंसिटी जो है वो रहनी, कितने लोग वहां पर रहने चाहिए। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इकोनॉमीज यहाँ पर ये लेकर आती है, लेकिन जो डिसीजेस है उसके स्प्रेड के लिए भी काफी वल्नरेबल है। क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे मुंबई का जो इलाका है धारावी, वहां पर काफी स्लम में लोग रहते हैं, चिपक चिपक के लोग रहते हैं, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो वहां पर एक बार स्प्रेड होना शुरू हुआ, धड़ 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 स्प्रेड हो गया, है ना। मुंबई का हमको पता है, दिल्ली का हमको पता है, डेंसिटी जहां पर ज्यादा है वहां पर बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ कोरोना जो है। डिसेंट्रलाइज अर्बनाइजेशन जो है, जहां पर मल्टीपल सिटीज और क्लस्टर्ड यहाँ पर ग्रोथ रीजन हमें देखने को मिलती है। मतलब क्या है कि अर्बन छोटे छोटे इसमें अगर हम उसको तोड़ दे, कि मतलब बड़ा है छोटे छोटे इसमें तोड़ दे, तो उससे क्या होगा, उससे सही तरीके से हम काम कर पाएंगे, सही तरीके से नजर रख पाएंगे। डिसेंट्रलाइज रहा तो अगर समझ लो पूरा मुंबई जो है, पूरा मुंबई अगर एक ही हाथ में, ठीक है, एक ही कलेक्टर के हाथ में, तो उसको देखने में प्रॉब्लम जाएगी। ये इलाका देखो या वो इलाका देखो, वो देखो ये देखो। उससे अच्छा टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, ठाणे बांट दिया, मुंबई बांट दिया, है ना, अलग अलग इलाकों में अगर बांट दिया, तो उससे क्या होगा, उससे सही तरीके से ध्यान भी दिया जा सकता है, ग्रोथ भी सही तरीके से हो सकती है। पेरिस जो है ये इसका एक्सीलेंट एग्जांपल है। सेवरल टाउनशिप देखने को मिलती है विद इन एम्बिट, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। पहली चीज क्या है कि भाई टुकड़ों में बांट दो और डिसेंट्रलाइज रखो, जिससे कि सभी इस पर ध्यान दिया जा सके। दूसरी चीज है फाइनेंस, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि भाई जो रिसोर्सेस है, सही तरीके का बजट अगर आता है तो उसको सही तरीके से हमें टैप करना पड़ेगा, सही तरीके से लाना पड़ेगा। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं, तो लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाता है सर्विसेज। अगर कहीं कहीं पर समझ लो कि अगर बहुत ही ज्यादा प्राइसेस रखी गई है, ठीक है, अब समझ लो कि अगर आपको यूरोप जाना है, वहां पर जाने के लिए आपको 3 लाख रुपए लग रहे हैं, तो मतलब अनअफोर्डेबल हो जाएगा, आप नहीं जाओगे। वही अगर प्राइसेस जो है सस्ते हो जाए, 90,000 में आप पूरा वर्ल्ड टूर कर सकते हो, तो जबरदस्त। आप बोलेंगे यार जबरदस्त है, तो फिर काय को यहाँ हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसका, MM अकेडमी, क्यों हम IAS बनते हैं, हम तो 90,000 में वर्ल्ड टूर घूम के आएंगे। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। मोर इफिशिएंट सर्विस डिलीवरी जो है प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर अच्छे तरीके से दे सकता है ना। प्राइवेट सेक्टर अगर हमें कॉम्पिटिटिव रहता है कि ये प्राइवेट सेक्टर, वो प्राइवेट, ये बेटर सर्विस दे रहा है, ये बेटर सर्विस दे रहा है, अफोर्डेबल इसमें देखने को मिल रहा है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद तीसरी चीज अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्बन ड्वेलर जो है वो यहाँ पर रहना, काम करना, प्ले सेफली और हैप्पीली यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है, जो भी यहाँ पर अर्बन इसमें हो रहा है। और वेल प्लान्ड सिटीज अगर रहती है तो और ज्यादा रहेगा। मतलब इंडिया जो है हमेशा ये बूस्ट करता है कि वेल प्लान्ड सिटीज हमारी पहले से रही है। जैसे अगर आप देखोगे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये हमारी सिटीज रही है जो जबरदस्त प्लान थी, जबरदस्त अर्बन एरियाज हमें देखने को मिल रहे थे। ये भी एक चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। कंट्री ने गुड अर्बन प्लानिंग पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रायोरिटाइज करने के, कि कंस्ट्रक्शन छोड़ो, अच्छा अर्बन प्लानिंग करो।
कंस्ट्रक्शन आप यहाँ भी खड़ी कर रहे हो, यहाँ भी खड़ी कर रहे हो, यहाँ भी खड़ी कर रहे हो, जो इमारतें हैं, लेकिन जो पानी है उसको जाने कोई जगह नहीं है, तो फिर तो पानी वहां भर जाएगा। तो उससे क्या होगा, ड्रेनेज पैटर्न जो खराब हो रहा है। तो आप सही तरीके से प्लानिंग करो, ठीक है। डिसीजन जो है यहाँ पर गुड प्लान का वो कैसे लिया जाना चाहिए वो करो। प्लानिंग डायनेमिक रहनी चाहिए सिटी के ग्रोथ के लिए, कि ऐसा नहीं रिजिड कि यहाँ पर खड़ा करते हैं, यहाँ पर हम इमारत खड़ी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लिंकेज जो है सिटीज में और उसके रूरल जो हिंटरलैंड है, जो पास की उसमें रूरल लैंड को ज्वाइन कर रहा है, उसमें रहता है कि अगर ये सिटी अच्छी डेवलप हो गई तो उससे रिलेटेड जो अर्बन सिटी है, रूरल सिटी है, वो भी डेवलप हो जाएगी। तो मतलब क्या, एक के साथ दो निशाने हो रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पर डेवलप करना ये हमारा काम है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो साइट है सस्टेनेबिलिटी की, वो हम नहीं खो सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ पर रहनी चाहिए, कि मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो उसका रहना चाहिए, है ना। 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर हम देखें, स्टिल इंडिया जो है 2.5 वर्ल्ड लैंडमास यहाँ पर देख रहा है। मतलब सोचिए डेंसिटी कितनी ज्यादा है, कि इतनी पॉपुलेशन है, लैंड कम है ना। 4% जो है वर्ल्ड का फ्रेश वाटर हमें देखने को मिल रहा है, फ्रेश वाटर भी इतना कम है। ग्लोबल स्टैंडर्ड लैंड वाटर यूज, ये भी जनरस तरीके से होना चाहिए कि भाई जमीन का हम उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। एक ही जगह लोग भरते जा रहे हैं, बाकी जगह खाली है, तो मतलब नहीं बनता है। तो वो सही तरीके से होना चाहिए, जिससे रिसोर्सेज भी आप सही तरीके से ले पाओगे, है ना। तो ये भी यहाँ पर अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए। एंड अगर 6th हम देखते हैं तो यहाँ पर चैलेंजेस जो है क्लाइमेट चेंज का, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो हमने पोल्यूशन का देखा है, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस यहाँ पर होनी चाहिए, अर्बन प्लानिंग, जहां पर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हो, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल हो, क्लीन एनर्जी हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो, सेग्रीगेटेड वेस्ट हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वॉकिंग एंड साइकिल हो। ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में भी काम आ सकती है, ठीक है। तो ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके 7th अगर हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट अगर हम करते हैं तो और अच्छा हो सकता है, कि यहाँ पर कैसा आप काम कर रहे हो, ट्रैवलिंग पैटर्न बोलिए, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, ये अगर सही होता है, वर्क कल्चर अगर बेटर होता है, तो अपने आप हम बेटर चीजें जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें, ट्रांसपोर्ट जो है उसमें सही तरीके से चीजें करें, रेदर देन हाई स्पीड सिस्टम। हम यहाँ पर जो है वो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट अगर लेकर आ जाए, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो और ज्यादा अच्छा है, पोल्यूशन कम होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हमको द हिंदू का एक ये देखने को मिल रहा है, जहां पर रोड एक्सीडेंट्स की बात की जा रही है। अभी देखिए रोड एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, ये उसके आंकड़े जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है, ये अगर आप देखोगे ये आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, कि इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ सजेशन जो है वो लिख सकते हो कि कैसे हम उसको बचा सकते हैं। तो मेंस में भी आपके काम आ सकता है कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जो है ट्रैफिक सेफ्टी लॉस का, वो यहाँ पर लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट काफी मतलब बहुत आगे की बात है यार। अभी देखो ना, आप अगर सामने जो कहीं पर भी देख लो, आप मुंबई में देखो, आप पुणे में देखो, आप पंजाब में देखो, आप दिल्ली में देखो, जो सिग्नल आता है तो सिग्नल में सबसे सामने जो खड़े होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनके मन में चलता रहता है कि भाई निकलूं कि नहीं निकलूं, निकलूं कि नहीं निकलूं, निकलूं कि नहीं निकलूं। और पीछे जो उसके रहते हैं उनके दिमाग में चलता रहता है यार एक निकल जाए तो हम भी निकल जाएंगे, बस एक निकलना चाहिए। वो फिर हम भी तैयार बैठे हैं, धड़ से गाड़ी शुरू ही करके खड़े, है ना। तो मतलब क्या है, ये हमारे डिपेंडेंट है कि भाई कैसा सिग्नल है। अगर सामने पुलिस वाला खड़ा है, वो भी पुलिस वाले अब चतरे हो गए, अब सिग्नल पे नहीं खड़े रहते हो, थोड़ा सिग्नल के आगे खड़े रहते कि अगर तुमने तोड़ा तो बराबर तुमको आगे पकड़ लेंगे। तो वो बराबर एक को जाने देते हैं, थोड़ा आगे, उसको नहीं पकड़ा फिर सब निकलते हैं उसके पीछे। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो क्या है कि जो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट है ट्रैफिक सिग्नल्स का, ये काफी मुश्किल है और आगे तक वो चलता रहेगा। खैर, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि हम सिटीजन्स को एजुकेट करें, जो एक्सीडेंट से उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो विक्टिम्स है उनके बारे में यहाँ पर बताए, पब्लिक डिस्क्लोजर करे, जिससे जो एक्सीडेंट से वो रिड्यूस हो सके। जो यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। मुंबई में आप देखोगे इतने खड्डे हैं, इतने ज्यादा खड्डे हैं, मतलब रोड ढूंढना पड़ता है हमको कि भाई रोड कहाँ पर है। तो इतना ज्यादा हमें देखने को मिलता है। जो यहाँ पर एफर्ट्स है पुलिस और सिविक अथॉरिटीज, इन सभी को लेना पड़ेगा, जिससे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सके। यहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, ब्लैक स्पॉट मतलब क्या, कि वहां पर सामने का दिखाई नहीं, कुछ ऐसे टर्न्स होते हैं जहां पर हमें दिखता नहीं है आगे से कोई गाड़ी आ रही है क्या, फिर वहां पर मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं। आपको कई बार बोर्ड भी दिखाई देते हैं कि ये ब्लैक स्पॉट है ना। स्नेक रोड हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर आगे की जो गाड़ी है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो वहां पर हमें संभल कर चलना पड़ेगा। एडुकेट नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल जो है वो वहां पर रखने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पीक आवर्स, जिससे क्या है कि हम यहाँ पर गाड़ियां जो है उनका स्पीड ब्रेकर लगाकर, या जो भी यहाँ पर करके हम उनकी जो स्पीड है उसको रोक सके। देन उसके बाद हाईवे पेट्रोल्स विद पुलिस पर्सनल। क्या है, हाईवे पर एक्सीडेंट जो होते हैं तो वहां पर कभी बहुत बार ऐसा होता है
कि जब एक्सीडेंट हुआ है तो अगर 10 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर अगर उनको फर्स्ट एड मिल जाए तो बच सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिलने के कोई लोग उनके पास नहीं जाते हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो वहां पर क्या है, जो पेट्रोलिंग है पुलिस की वो वहां पर की जाए, ट्रेंड इन फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड में ट्रेंड है। एम्बुलेंस हर 10 किलोमीटर पर अगर रखी जाए तो हो सकता है उनकी जान बचाई जाए। मुझे बताइए आप, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम लाई गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम लाई गई थी कि जहां पर रोड एक्सीडेंट्स अगर होते हैं तो आप उनको अगर लेकर आओगे, उनको बचाओगे तो आप पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, जैसे पूछताछ वगैरह नहीं होगी। तो उसको क्या कहा गया था? हाथ ऊपर करके कोई बता सकता है? चलो, अब ये YouTube पर कोई देख रहा होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क है कि अब वो जो स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लाई थी उसके सारे फीचर्स मुझे चाहिए 11 बजे के लेक्चर में, ठीक है? 11 बजे के ही लेक्चर में चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी स्कीम के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, नाम नहीं पता है, तो कमाल है। पूरे फीचर्स चाहिए मेरे को, सारे फीचर जितने भी फीचर्स है। फिर यहाँ पर हमारा लेक्चर जो खत्म होता है, 11 बजे के लेक्चर में मिलते हैं। अच्छे तरीके से जो हमारे जीएस पेपर है उसको भी कवर करेंगे, प्लस आप यहाँ पर जो स्कीम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, सारे फीचर्स के बारे में, ठीक है?